गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र वर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। आज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल संस्कृत विद आचार्य जितेंद्र में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह स्वर्ण संज्ञा का है। कल जो आपने पढ़ा यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न, और उच्चारण स्थान भी पिछली क्लास में पढ़े थे। तो उन दोनों में स्वर्णता का प्रसंग आया था कि स्वर्णता के आधार पर उच्चारण स्थान 7 स्वीकार किए गए हैं और हृदय उच्चारण स्थान को स्वीकार नहीं किया गया। और जो कल की कालांश थी उसके अंदर भी स्वर्णता के प्रसंग में आभ्यंतर और यत्न और उच्चारण स्थान समान होते हैं, वही वहाँ पर ही स्वर्णता का प्रसंग होता है, वही वर्ण स्वर्ण कहलाते हैं। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है कि स्वर्ण संज्ञा क्या है, स्वर्ण संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जो हमारा टॉपिक है स्वर्ण संज्ञा। स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र, स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र या स्वर्ण संज्ञा का जो सूत्र है वह है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम अर्थात तुल्य मतलब होता है समान, आस्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान और प्रयत्न का मतलब होता है यत्न या यत्न। कल हमने कल की कालांश में पढ़े थे आभ्यंतर यत्न और सवर्ण कहलाते हैं। देखिए जिन जो वर्ण हैं, जो वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान होते हैं वह वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। तो स्वर्ण संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान होते हैं वह वर्ण क्या कहलाते हैं? सवर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सवर्ण कहलाते हैं। बात करें जैसे कि उदाहरण ले, जैसे ए और आ, ए और आ। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और आ का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ। और ए का जो आभ्यंतर यत्न है, कल जो हमने पढ़े थे 5 आभ्यंतर यत्न लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्वीकार किए गए थे, जिसके अंदर तो सभी जो स्वर आ रहे थे वो किस में थे? विवृत में। तो इसका आभ्यंतर यत्न क्या हो गया? विवृत। तो आ का भी आभ्यंतर यत्न क्या हो गया? विवृत। इस प्रकार ए और आ दोनों क्या हो गए? सवर्ण वर्ण हो गए। क्या हो गए? सवर्ण वर्ण हो गए। ये क्या है? सवर्ण वर्ण है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ई और बड़ी ई। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। और उ ई, बड़ी ई का भी क्या होता है? तालु। इस प्रकार इसका जो ई का आभ्यंतर यत्न क्या होता है? विवृत। सभी जो स्वर हैं उनका आभ्यंतर यत्न क्या होता है? विवृत होता है। और बड़ी ई का भी क्या होगा? विवृत। इस प्रकार ये दोनों वर्ण भी क्या है? सवर्ण हैं। इस प्रकार ई और ई भी क्या है? सवर्ण है। ये भी क्या है? सवर्ण है।
बात करते हैं ऊ की, बात करते हैं ऊ की, ऊ बराबर बड़ा ऊ, अर्थात ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अवष्ठ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अवष्ठ। और ऊ बड़ा ऊ का भी क्या होता है? अवष्ठ। इस प्रकार इनका जो अभ्यांतर यतन है वो सभी स्वरों का अभ्यांतर यतन क्या होता है? विवृत होता है। और ऊ का भी क्या हो गया? विवृत। अर्थात परिभाषा क्या है? सवर्ण संज्ञा की परिभाषा क्या है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात उच्चारण स्थान और अभ्यांतर यतन जिनके समान होते हैं, उच्चारण स्थान और अभ्यांतर यतन जिनके समान होते हैं वे वर्ण आपस में क्या होते हैं? सवर्ण होते हैं। आपस में क्या होते हैं? सवर्ण होते हैं। ये क्या है? आपस में सवर्ण हैं। इस प्रकार ऊ भी सवर्ण है, ए और आ भी सवर्ण है, और ई भी सवर्ण है। अब देखिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे कि बराबर ई, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए का उच्चारण स्थान कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का तालु। ई का क्या होता है? इसका ए का तो हो गया कंठ और ई का क्या हो गया? तालु। तो और इसका जो अभ्यांतर यतन क्या होता है? विवृत। और इसका भी क्या होता है? विवृत। अब देखो ये तो अभ्यांतर यतन तो क्या है? समान है, परंतु जो उच्चारण स्थान है वो क्या नहीं है? समान नहीं है। इसलिए जो वर्ण है आपस में क्या नहीं होंगे? सवर्ण नहीं होंगे। आपस में सवर्ण नहीं होंगे, अर्थात ये जो वर्ण है आपस में क्या नहीं होंगे? सवर्ण नहीं होंगे। सूत्र नंबर 2 है दो नंबर सूत्र है रेफो उस्मानाम सवर्णा न संति। रेफो उस्मानाम सवर्णा न संति, अर्थात रेफ वर्ण, अर्थात जो रेफ वर्ण है, कौन से? रेफ वर्ण। अर्थात रेफ वर्ण मतलब र, जो र है उसका कोई सवर्ण नहीं होता। र वर्ण है उसका कोई सवर्ण नहीं होता। और उष्माणाम अर्थात जो उष्म वर्ण है, र और उष्म वर्णों के, र और उष्म वर्णों के कोई सवर्ण नहीं होता है। अर्थात सूत्र क्या कह रहा है? रेफो उस्मानाम सवर्णा न संति। रेफो उस्मानाम सवर्णा न संति, अर्थात जो रेफ वर्ण है, अर्थात रेफ वर्ण मतलब र का कोई सवर्ण नहीं होता है। जो र है उसके समान कोई दूसरा र नहीं होता है, उसके परिवार का कोई दूसरा नहीं होता है। उसी प्रकार जो उष्म वर्ण है, कौन से? उष्म वर्ण। उष्म वर्ण कौन से हैं? एक तो श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और है। इन वर्णों के भी क्या नहीं होते हैं? सवर्ण नहीं होते हैं। इन वर्णों के भी सवर्ण नहीं होते हैं। इस प्रकार ये जो है कि इन, जैसे मान लो र आए तो र का कोई सवर्ण नहीं होता है, से आए तो इनका भी कोई सवर्ण नहीं होता है। बात करते हैं तीसरे की। सूत्र नंबर तीसरा, ना झलव, ना झलव। अब इस आपस में स्वर्ण नहीं होते हैं, चाहे इनके जो उच्चारण स्थान या
आभ्यंतर यत्न, जो आभ्यंतर यत्न है वह समान ही हो, चाहे इनके उच्चारण स्थान या आभ्यंतर यत्न समान ही हो, फिर भी ये आपस में क्या नहीं होते हैं, सवर्ण नहीं होते हैं। इसलिए क्या सूत्र नंबर आया कि न झलव न अच हलव, न अच हलव, न अच हलव, न झलव न अच हलव। स्वर और जो व्यंजन होते हैं वह क्या होते हैं, आपस में स्वर्ण नहीं होते हैं। अब बात करते हैं चौथे सूत्र की। चौथा सूत्र है री लृ वर्णयो मिथ्य मिथ्य सावर्ण्य वाच्यम, अर्थात जो री और लृ जो वर्ण हैं, कौन से, जो री और जो लृ वर्ण हैं वह आपस में क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, सवर्ण होते हैं। चाहे इनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न अलग अलग क्यों ना हो, परंतु ये सूत्र क्या कहता है कि जो री और जो लृ वर्ण हैं वह मिथ्य सावर्ण्य वाच्यम आपस में क्या होते हैं, सवर्ण होते हैं। अर्थात जैसे कि मान लो री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, और लृ का उच्चारण स्थान होता है दंता होता है, तो ये दोनों क्या है, इनके जो आभ्यंतर यत्न भी क्या होता है, विपरीत, इसका भी क्या होता है, विपरीत। मतलब उच्चारण स्थान समान नहीं है और आभ्यंतर यत्न समान है, फिर भी ये जो सूत्र है री लृ वर्ण्यो मिथ्य सावर्ण्यम वाच्यम, ये दोनों को क्या कर देता है, दोनों की सवर्ण संज्ञा कर देता है, दोनों समान आपस में सवर्ण होते हैं। अब जो ए और आई, ए और आई आपस में स्वर्ण नहीं होते हैं, आपस में स्वर्ण नहीं होते हैं। इनके जो उच्चारण स्थान हैं और आभ्यंतर यत्न हैं वो भी समान है। उच्चारण स्थान इसका होता है कंठ तालु और इसका भी क्या होता है, कंठ तालु, और इसका आभ्यंतर यत्न होता है विपरीत और इसका भी क्या होता है, विपरीत। अर्थात इसके उच्चारण स्थान भी समान है और आभ्यंतर यत्न भी समान है, फिर भी ये दोनों क्या नहीं है, सवर्ण नहीं है। क्यों नहीं है सवर्ण, अगर ये दोनों सवर्ण होते, अगर ये दोनों स्वर्ण होते, जो माहेश्वर सूत्र है, कौन सा सूत्र, माहेश्वर सूत्र है, उसमें जो चौथा सूत्र है, जो माहेश्वर सूत्र है उसमें जो चौथा सूत्र है, उस चौथे सूत्र का यहाँ गहन नहीं होता। चौथा सूत्र क्या है, आई अवुच। अगर ये सवर्ण होते, अगर ये दोनों आपस में सवर्ण होते तो इस चौथे सूत्र का गहन माहेश्वर सूत्र में नहीं होता। जो तीसरा सूत्र है ए ओंग, इस ए ओंग सूत्र से ही काम चल जाता, क्योंकि सवर्ण होते तो इस सूत्र से ही काम चल सकता था कि ए का दीर्घ रूप क्या हो गया, आई हो गया, ओ का दीर्घ रूप क्या हो गया, औ हो गया, परंतु ये दोनों आपस में क्या नहीं है, सवर्ण नहीं है। इसलिए इस चौथे सूत्र का यहाँ पे क्या किया गया, विधान किया गया। इसी प्रकार से जो ए और ओ और औ भी क्या है, आपस में सवर्ण नहीं है, आपस में सवर्ण नहीं है। जो ए और ओ है आपस में सवर्ण नहीं है। ये जो सवर्णता का प्रसंग है वह आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है। आज के कालांश में हमने जो पढ़ा है वह स्वर्ण संज्ञा पढ़ी कि सवर्णता क्या है, स्वर्ण का विधायक सूत्र क्या होता है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, और जो क्या कहता है कि तुल्य मतलब समान होता है, क्या उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न वह वर्ण क्या कहलाते हैं, सवर्ण कहलाते हैं। इसके आधार पर आज हमने
सवर्ण संज्ञा के बारे में अध्ययन किया। आज का टॉपिक यहाँ ही समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल संस्कृत विद आचार्य जितेंद्र में। आज हमने जो पहले जो नाम था जितेंद्र वर्मा विद संस्कृत थोड़ा गलत लग रहा था मुझे, तो उसको हमने चेंज कर दिया है और चेंज करके इसका नाम रख दिया संस्कृत विद आचार्य जितेंद्र। तो आप जब भी सर्च करें तो संस्कृत विद आचार्य जितेंद्र के नाम से ही सर्च करें। और धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं कुछ अच्छे से अच्छा कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकूं, जिससे आपका भी फायदा हो और मेरा भी नॉलेज बढ़े। धन्यवाद। आपका जितेंद्र वर्मा।